नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, चुनी हुई सरकार से सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और सवाल पूछना आपका भी अधिकार है, सबका अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह अधिकार हमें दिया है संविधान में, वही संविधान जो भारत में लागू है। तो क्यों न आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ज्वलंत सवाल पूछें जिसका उन्हें उत्तर देना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। आज देश की जैसी हालत हो गई है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है, धर्मांधता सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, धर्म संसद में नरसंहार करने, काट डालने, मार डालने की बात कही जा रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ली जा रही है, सार्वजनिक रूप से शपथ ली जा रही है, जिसमें काट डालने, मार डालने, बलिदान देने, कुर्बानी करने की बात कही जा रही है। देश आज राष्ट्रीय संकट के दौर से गुजर रहा है और न सिर्फ राष्ट्रीय संकट बल्कि आपातकाल जैसी स्थिति हो गई है। हालांकि आपातकाल घोषित रूप से नहीं लागू है, लेकिन आपातकाल के सिम्टम, आपातकाल के सारे लक्षण मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए 8 साल हो गए हैं। कार्यकाल 8 साल में इन्होंने भारत को विकास की ओर बढ़ाने का काम किया है या विनाश की ओर आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम इसी पर 5 सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से और भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से। पहला सवाल है हमारा कि देश का निजीकरण क्यों? जिस जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद देश को बनाने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए तमाम सरकारी कंपनियों की स्थापना किया और वे कंपनियां फायदा दे रही थी, अरसे से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही थी, उन्हीं कंपनियों को बेच करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी को गालियां भी देते हैं, उनका अपमान भी करते हैं, उनकी कटु आलोचना भी करते हैं। ऐसा क्यों? देश का निजीकरण के नाम पर देश को बेचने की साजिश आप क्यों रच रहे हैं? क्या इस देश को बेच देने के बाद आप झोला उठा करके चले जाएंगे, केदारनाथ की गुफाओं में तपस्या करेंगे? उसका रिहर्सल आप पहले कर भी चुके हैं, उन गुफाओं में जाकर के ध्यान मुद्रा में बैठ भी चुके हैं और मीडिया ने उसे अच्छी तरह से दिखाया भी है। तो देश का निजीकरण, देश का बेचना क्या साबित करता है? कि आप एक अयोग्य प्रधानमंत्री हैं, आप अर्थव्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं और हमें फायदा देने वाली सरकारी कंपनियां जब बिक जाएंगी तो क्या खरीदने वाले उससे फायदा उठाएंगे या घाटा उठाएंगे? अगर फायदा उठाएंगे तो वो फायदा आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, या आपके पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने क्यों नहीं उठाया फायदा? देश की संपत्तियों को बेच करके आप देश को बेच रहे हैं और जो प्रधानमंत्री देश को बेचे, क्या उसे प्रधानमंत्री, एक आदर्श प्रधानमंत्री, एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक विकासशील प्रधानमंत्री, एक विकास पुरुष के रूप में जाना जा सकता है? पहला सवाल हमारा यही है आपसे। दूसरा सवाल है कि यह भारत देश सदियों से धर्मनिरपेक्ष रहा है, बहुआयामी संस्कृति रही है यहाँ की, बहुत से धर्मावलंबी, बहुत से धर्म और संप्रदाय यहाँ फले फूले हैं, यहाँ की साझा संस्कृति थी और वह साझा विरासत आज भी मौजूद है। और इसी साझा विरासत के दौरान भारत सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, भारत महान भी कहा जाता था,
भारत स्वर्ण युग भी कहा जाता था। लेकिन आप और आपके संगठन आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? भारत की धर्मनिरपेक्षता क्यों नहीं पच रही है आपको? और भारत में समानता का अधिकार, भारत में सभी धर्मों को फलने फूलने का अधिकार और भारतीय संविधान को आप खतरे में क्यों डाल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हमारे देश की साझा संस्कृति रहेगी या सिर्फ हिंदू रहेगा? इस देश में हिंदुत्व रहेगा या हिंदू राष्ट्र रहेगा? प्रधानमंत्री जी, आपने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन आपके तमाम संगठन और आरएसएस और आपकी पार्टी हमेशा हिंदू राष्ट्र की राग अलापती है और अब उसे पूरा विश्वास भी हो चुका है कि हम थोड़े समय में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। हमें आप प्रधानमंत्री जी एक सवाल का जवाब दीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें यह व्यवस्था दी गई है कि संविधान में आप संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसके मौलिक ढांचे को नहीं बिगाड़ सकते, उसके मौलिक ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जब संविधान के मौलिक ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है, संविधान को भारत की सत्ता से, भारत की व्यवस्था से, भारतीय गणतंत्र से हटाया नहीं जा सकता है, तो आप मनुस्मृति कैसे लागू करेंगे? और मनुस्मृति लागू करने की बात आरएसएस कई बार कह चुका है, मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं, हिंदू संगठन कई बार कह चुके हैं, यहां तक कि हरिद्वार धर्म संसद में भगवा संविधान का नमूना भी पेश किया गया था। अश्विनी उपाध्याय जो आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भगवा संविधान पेश किया था कि हिंदू राष्ट्र बनने पर यही भगवा संविधान लागू किया जाएगा। और उस भगवा संविधान में उस लाल कपड़े के अंदर, उस भगवा कपड़े के अंदर जो कुछ था वो मनुस्मृति ही थी। तो प्रधानमंत्री जी, आप बताइए कि आप संविधान के साथ हैं या मनुस्मृति के साथ? आपके उत्तर की हमें इंतजार रहेगा और हमें पता है कि कोई उत्तर नहीं आएगा, लेकिन जनता को जगाने के लिए, बहुजन समाज को जगाने के लिए, सोए हुए देशवासियों को जगाने के लिए, अंधभक्तों की नींद हराम करने के लिए हमें ऐसे प्रश्न करने पड़ रहे हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री जी कि आप झूठ क्यों बोलते हैं? आपको एक झूठा प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, आपको एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, आपको एक, अब तो लोग फेंकू भी कहने लगे, फेंकू प्रधानमंत्री, और तो और विपक्ष के नेता राहुल गांधी आपको चोर भी कह चुके हैं राफेल मामले को लेकर के। तो प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा को आप कैसे बचाएंगे? आप जब खुद ही झूठ बोलते हैं, आप खुद ही जुमले बोलते हैं। आपको याद होगा कि आपने 15 लाख देने की बात कही थी, जिसे अमित शाह ने उसे जुमला करके उसे नजरअंदाज कर दिया था। तो आप प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा को, मान प्रतिष्ठा को क्यों तार तार कर रहे हैं? आज तक ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी, आपसे नम्र निवेदन है कि आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? अपनी झूठी डिग्री देश के सामने क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? जो कोर्स, जो पढ़ाई आपने कभी किया ही नहीं, उसके लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय की क्यों दिखा रहे हैं? गृह मंत्री के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा कॉन्फ्रेंस करा करके अपनी फर्जी डिग्री क्यों दिखा रहे हैं? आपने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, वो इंटरव्यू अभी भी वायरल हो सकता है। राजीव शुक्ला ने आपका इंटरव्यू लिया था, उस समय की बात है जब आप राजनीति में नहीं आए थे। एक आरएसएस प्रचारक के रूप में घूम घूम करके जो आप कहते हैं कि मैंने भिक्षा मांग के खाई है, उसी भिक्षा मांगने के दौरान का वीडियो है जिसमें आपने स्वीकार किया है। उस समय आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी, आपके बाल पक चुके थे। उसमें आपने स्वीकार किया है कि आप 10वीं पास हैं। बार बार कुरेदने पर आपने यही बताया कि 10वीं क्लास हम पास हैं।
तो जब 10वीं क्लास आप पास हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता नहीं है, तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय को झूठ बोलने के लिए क्यों विवश किया और वहां से फर्जी डिग्री क्यों बनवाया? आप इसका जवाब दीजिए। और राजनाथ सिंह को झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? अमित शाह जी को झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? आप बताएं इस चीज को। चौकीदार चोर है एक समय खूब गूंजा था विपक्षी खेमे में, और पूरे देश में इस देश की जनता ने आपको चोर साबित किया था। तो ऐसा चोरी का काम आप क्यों करते हैं? पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर आप क्यों खरीदते हैं? लोगों की जासूसी क्यों कराते हैं? जो जनता आपको जीत दिलाती है उसकी आप जासूसी क्यों करते हैं? और वरिष्ठ पत्रकारों की, समीक्षकों की आप जासूसी क्यों कराते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजों की आप जासूसी क्यों कराते हैं? विपक्ष के नेताओं की आप जासूसी क्यों कराते हैं? और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नौकरशाहों की जासूसी आप क्यों कराते हैं? अगर आपकी जासूसी कोई करे तो आपको कैसा लगेगा? और जासूसी मामले में आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सकारात्मक बयान देने से बचते रहे और कोई हलफनामा तक आपने नहीं दायर किया कि आपने जासूसी नहीं करवाई है। और अंत में सुप्रीम कोर्ट को विवश होकर के एक कमेटी बनानी पड़ी, तकनीकी कमेटी बनानी पड़ी, जिसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अभी थोड़े समय पहले उसका समय भी बढ़ाया गया है, और वो आपकी पोल खोलेगी कि आपने किस स्तर पर जासूसी कराई थी इस देश के कितने लोगों की, और उस जासूसी के पीछे आपका मंतव्य क्या था। हमारा चौथा सवाल है, गांधी जी या गोडसे? आप महात्मा गांधी को मानते हैं या नाथूराम गोडसे को मानते हैं? क्योंकि दोनों एक विपरीत विचारधारा के लोग हैं। गांधी जी ने इस देश का निर्माण किया है और गोडसे ने उन्हीं गांधी जी को का कत्लेआम किया है। और गोडसे आरएसएस का था और आरएसएस के आप भी थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभी भी हम आरएसएस के प्रचारक हैं। तो जो आरएसएस राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा है, भारत देश की धर्मनिरपेक्षता को तार-तार करना चाहता है, भारत देश की साझा संस्कृति को तार-तार करना चाहता है, और भारत देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहता है, उस आरएसएस से आप क्यों जुड़े हुए हैं? और उस आरएसएस की बातें आप क्यों मानते हैं? और उस आरएसएस संगठन के लोगों को आपने मंत्रिमंडल में क्यों रखा? आप यह भी बताएं कि आप जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहां कहते हैं कि हम तथागत बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध की विचारधारा युद्ध नहीं चाहती। बहुत अच्छी बात है, आदर्श है, और ये सच भी है कि बुद्ध भारत के हैं और भारत में ही उन्होंने जो कुछ किया वो सारी दुनिया में फैल गया। विश्व के 140 देशों में बौद्ध धर्म को माना जाता है। लेकिन आप बाहर तो कहते हैं, बाहर के देशों में कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, बुद्ध युद्ध नहीं चाहते हैं, और अपने देश में आप राम की मंदिर बनाना चाहते हैं, और उस राम मंदिर की आधारशिला पर नींव का पत्थर रखने के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं, नींव की पूजा करने भी तैयार हो जाते हैं। आप क्यों नहीं बौद्ध विहार बना करके, उस विवादित जगह पर आपको बौद्ध विहार बनाना चाहिए था। अयोध्या में साकेत है, वो बौद्धों का स्थान है वो, तो वहां पर आपने क्यों नहीं तथागत बुद्ध का बौद्ध विहार बनाया? वहां पर राम मंदिर क्यों बनाया? बाहर के देशों में आप कहते हैं कि आप बुद्ध के देश से आए हैं, और अपने देश में आकर बुद्ध को भूल जाते हैं। और भूल ही नहीं जाते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्तूप और विहार हैं, उस पर सब पर हिंदू पंथी शक्तियों ने, ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर लिया है। बौद्ध विहार को, बौद्ध स्तूप को मंदिर बना दिया है, बौद्ध मूर्तियों को वैष्णव धर्म की मूर्तियां बना दिया है, देवी देवताओं की मूर्तियां बना दिया है, 33 करोड़ देवी देवता बना दिया है। तथागत बुद्ध को आप इस प्रवृत्ति पर क्यों नहीं रोक लगाते? आप
बाबरी मस्जिद को ढहा करके वहां पर राम का मंदिर तो बनाने के लिए ईंटों की पूजना, नींव की पूजा आपने कर दिया, लेकिन जहां पर बौद्ध विहार थे, जहां पर बौद्ध स्तूप थे, उन्हें नष्ट करके या उनका जीर्णोद्धार करके मंदिर बनाया गया। तो उस मंदिर को बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार के रूप में कब परिवर्तित करेंगे प्रधानमंत्री जी? ये हमारा चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल है, आप संविधान को मानते हैं या मनुस्मृति को मानते हैं? भारतीय गणतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया है वो समता, बंधुता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित है। हर धर्म, हर समाज, हर जाति के लोगों के विकास को सुनिश्चित करता है, लेकिन आप सिर्फ ब्राह्मणवाद के विकास के लिए बात करते हैं। आपका संगठन भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों की पार्टी मानी जाती है, क्योंकि आप इन्हीं के विकास के बारे में सोचते हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि आप ओबीसी हैं। और ओबीसी में आपका गुजरात में नाम भी पहुंच गया, पहले नहीं था। जब आपने बिहार में कहा था कि हम ओबीसी हैं, तो उसके बाद गुजरात के अधिकारियों ने आपका नाम ओबीसी में डाला है और अमित शाह का भी नाम ओबीसी में डाला है। तो जब ओबीसी आप हैं, पिछड़ी जात के आप हैं, तो आप पिछड़ी जातियों की जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? अनुसूचित जातियों की जनगणना होती है, सारी जातियों की जनगणना होती है, ठाकुरों की, ब्राह्मणों की, बनियों की जनगणना होती है, कुत्तों और पशुओं की जनगणना होती है, पेड़ पौधों की जनगणना होती है। लेकिन इस देश के बहुसंख्यक लगभग 54%, कम से कम 54% आबादी है पिछड़ी जातियों की। उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? इसलिए नहीं कराते हैं कि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी संख्या 60% पहुंच गई है, ये 54% तो 1931 की बात है। जब 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना कराया था तो उससे 52 और 54% की पुष्टि हुई थी। और अगर अभी जनगणना कराई जाए तो निश्चित रूप से ये 60% के आसपास जब बैठेगा। और 60% ओबीसी को आपने उनकी शासन में, प्रशासन में, सरकार में और हर जगह कितनी भागीदारी है? विश्वविद्यालयों में कितने ओबीसी के प्रोफेसर हैं? अस्पतालों में कितने डॉक्टर ओबीसी के हैं? आपके मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी मंत्री हैं? और क्या ओबीसी को उनका अधिकार, आरक्षण ईमानदारी से आप दिला पा रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी, आपको हमारे इन 5 सवालों का जवाब देना चाहिए। और इन 5 सवालों से भी ज्यादा बहुत से सवाल हैं, सवालों की तो एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन आप एक भी सवाल का जवाब दे दें तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सार्थक रहा है। वरना हम ये समझेंगे कि हमने जनता को जगाने के लिए जो सवाल किया है वो जनता के बीच, जनता के दिल दिमाग को झकझोरने में कामयाब होगा। और आपके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस देश में सवर्णवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ सोचने का माहौल बनाएगा हमारा ये वीडियो। और जो मैंने पूछा, कहा कि और भी सवाल हैं, आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करने की बात कही थी। कहां गई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है। विदेशी कर्ज 139 लाख करोड़ रुपए देश के ऊपर हो गया है। जीडीपी माइनस में चल रही है। गरीबी, भुखमरी बढ़ गई है। बेरोजगारी भी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। तो ऐसे में आपके प्रधानमंत्री बनने से क्या फायदा? आपसे अच्छा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने डूबती हुई अर्थव्यवस्था को संभाला, देश को संभाला, लेकिन उनका आपने परिहास किया, उनका आपने मजाक उड़ाया और उन्हें आपने बदनाम किया और भ्रष्टाचारी बता करके आप सत्ता में आ गए। लेकिन आपने इन 8 सालों में क्या किया? आज लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री जी, अभी तक कभी लोकतंत्र
खतरे में नहीं रहा है। आपके आने के बाद ही लोकतंत्र खतरे में क्यों है? महंगाई पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? 8 साल में आपने क्या किया है? आपने 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन चलाने की मांग नहीं की थी। आपने 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी, वादा किया था, देश को भरोसा दिया था और इस पर पैसे भी खर्च किए गए थे। आप एक भी स्मार्ट सिटी बना सके हैं आज तक? 8 साल हो गए। कितनी बुलेट ट्रेन चल रही है और कितने बुलेट ट्रेन में लोग सवारी कर रहे हैं? आप इसका जवाब दे सकते हैं? आपने किसानों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी और धोखेबाजी की। किसानों आंदोलन 1 साल तक चलता रहा है, आप चुप बैठे रहे और आप उन्हें आंदोलन जीवी, परजीवी, गद्दार कहते भी रहे, कहलाते भी रहे अपनी पार्टियों से। आपकी पार्टी के एक महिला मंत्री ने तो मवाली भी कहा था आंदोलनरत किसानों को। तो प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों के साथ वादा खिलाफी क्यों किया और किसानों की मांगे कब मानी जाएंगी और इस देश से गरीबी, भुखमरी, कंगाली, महंगाई कब दूर करेंगे? हमें इन प्रश्नों के उत्तर का इंतजार रहेगा और उत्तर अगर न दे, प्रश्नों को हल कर दे और हमारे जो प्रश्न उठाए गए हैं ऐसे प्रश्न हम आगे आपसे न उठा पाए, इन प्रश्नों को संज्ञान में लेकर के हमारी आपत्तियों को दूर करने का प्रयास करें तो शायद ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र के लिए और आपकी पार्टी के लिए भी वरदान साबित हो सकता है और आपकी फिर से सरकार बन सकती है और हम भी आपका साथ दे सकते हैं और हमारे जैसे तमाम धर्मनिरपेक्ष लोग आपका साथ दे सकते हैं, बशर्ते कि जो मांगे हमने रखी हैं, जिन बिंदुओं को मैंने छुआ है, उनका समाधान खोजने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।